और चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर। कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस ने अनिल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। अब अनिल शर्मा और अशोक कुमार पीचा होंगे आमने सामने। स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं अनिल शर्मा। पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। 5 दिसंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले इंतजार था। हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि अनिल शर्मा ही यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। औपचारिक ऐलान होना बाकी था, घोषणा का इंतजार था और अब कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाई है और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा, जो कि पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं। और चलिए सीधे रुख करते हुए सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बेहद अहम है। हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि अनिल शर्मा ही प्रत्याशी कांग्रेस के हो सकते हैं, अब उनके नाम का ऐलान भी हो चुका है। आपके साथ वो मौजूद हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? देखिए श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। केवल औपचारिक ऐलान बाकी था और देखिए औपचारिक ऐलान हो गया है। दिवंगत भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 4 बार भंवरलाल शर्मा खुद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तो यूं कह सकते हैं 5वीं बार इसी घर से दाव लगाया है कांग्रेस ने। ये उम्मीद की जा रही है कि उस लेगेसी को बरकरार रखें। देखिए खाना खा रहे हैं, व्यस्तताओं का दौर होता है, आप समझते हैं जब चुनाव लड़ते हैं। अभी ये बात भी कही जाती रही थी कि भंवरलाल शर्मा के घर जो आते हैं लोग, कार्यकर्ता, समर्थक, वो खाना खाकर ही लौटते हैं। जब संयोग है कि जब टिकट की घोषणा हुई है आप खाना खा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, हाईकमान को, सबको धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया और ये जिम्मेवारी मुझे दी। अच्छा, अशोक पीचा जो है अभी आप पर निशाना साध रहे हैं और अभी से कह रहे हैं कि वो इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि जो काम अधूरे छोड़े वो पूरा करूंगा मैं। तो क्या इतने सालों में काम नहीं करा पाए? उनका ये आरोप है। देखिए, मेरे पिताजी पंडित जी पिछले 37 सालों से 1985 से पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने। तब से लेकर पिछले लास्ट चुनाव 2018 तक 7 बार यहाँ से निर्वाचित हो चुके। आज मेरी उम्र 52 वर्ष है। 85 में मैं 15 साल का था और तब गांव में रहते थे, आते थे। नए सड़क थी, नए पानी था, नए बिजली, नए शिक्षा, नए चिकित्सा, सब तरह की वो है। तो अनवरत विकास एक प्रक्रिया है, विकास करवाया है, आपका कहना ये है। एक और अजब संयोग रहा कि आप अध्यक्ष थे और अशोक पीचा उपाध्यक्ष रहे हैं, ऐसी कोई बात है? जी हाँ, बिल्कुल। 1995 में मैं नगर पालिका का चेयरमैन था। तब अशोक जी पिंचा पार्षद थे और उपाध्यक्ष थे नगर पालिका के। लेकिन हमारे नगर पालिका के सदन ने उनको इस लायक भी नहीं समझा। 2 साल बाद उनको उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। अच्छा, तो क्या लगता है कि किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे? एक लेगेसी तो है ही है, लेकिन इस पर आरोप भी लगते हैं कि भाई अब लोकतंत्र है, राजा का बेटा राजा हो जरूरी नहीं है। तो और किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएंगे अनिल जी? देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, वो तो कुछ भी कहें। रही बात राजा के बेटे की, ऐसी बात नहीं है। जैसा पहले आपको बता चुका, मैं 95 से लगातार 27 साल हो गए मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता के दुख सुख में हमेशा शामिल रहा हूँ। उनके विकास के काम हो, चाहे व्यक्तिगत उनकी परेशानी हो, हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। और रही मुद्दे की बात, तो पंडित जी द्वारा जो किए गए विकास कार्य हैं, उनके द्वारा जो जनता में उनके किए गए काम, और सम्मानीय गहलोत साहब जी, जो कांग्रेस सरकार पिछले 4 सालों में जो जन कल्याणकारी उन्होंने कार्य किए, अभूतपूर्व विकास प्रदेश में किए, इसलिए जनता में जाएंगे और उनको सब बातों को बताएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल सुना है आ रहे हैं, एक बड़ी सभा की बात है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? निश्चित रूप से सीएम साहब से निवेदन किया था, सीएम साहब कल पधारे हैं। अध्यक्ष जी डोटासरा जी वो भी आ रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ हमारे प्रभारी विजेंद्र जी ओला जी हैं और भी वरिष्ठ नेता और जिले के सारे विधायक और प्रतिष्ठित जो पार्टी के हैं सारे आशीर्वाद देने आएंगे। तो देख सकते हैं आप अनिल शर्मा, माफी चाहेंगे आपको, खाने में हमने थोड़ा सा विधान किया, लेकिन आप कह रहे थे कि हम जनता के बीच रहते हैं और इसी तरह काम पूरे दिन चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पिछले 6 दिन से लगातार गाँव में जनसंपर्क लोगों से, जनता से आशीर्वाद लेने गया हूँ। लगभग 100 गाँव में मैंने दौरा कर लिया है। तो जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद, जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है
उनकी भावनाएं देख के कि सरदार सर के चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी जीत जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। देखिए अनिल शर्मा थे, आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी संजय प्रजापत सहित तमाम लोग खाने की टेबल पर वो जब खाना खा रहे थे तो उसी वक्त बातचीत और बाकी लोगों से भी लगातार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार की जीत बड़ी होगी, लेकिन ये तय जनता को करना है कि क्या वाकई यहाँ की जनता भंवरलाल शर्मा की लेगेसी के साथ जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बाई इलेक्शन में, जो कि तीसरा बाई इलेक्शन है सरदार शहर में, उसके परिणाम किस तरह के आते हैं। कैमरा पर्सन भवानी और सहयोगी संजय प्रजापत के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सरदार शहर, चूरू। तो लक्ष्मण यहाँ पर बात कर रहे थे क्योंकि अब नाम का ऐलान हो चुका है, अनिल शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चलिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है, कल ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे जब बीजेपी का नाम यहाँ पर सामने आ गया प्रत्याशी का, और तय माना जा रहा था कि अनिल शर्मा ही होंगे यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस के। अब जबकि दोनों तरफ से प्रत्याशी का चेहरा सामने है, ये मुकाबला कैसे रहने वाला है? वापस योगेश जी से जुड़ेंगे, लेकिन लक्ष्मण क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, अभी आप बात भी कर रहे थे अनिल शर्मा से, साफ उन्होंने कहा कि किस तरह से काम किए गए इतने सालों में, लेकिन अहम ये भी हो जाता है कि 1 साल के लिए विधायक रहेंगे दोबारा इसी सीट पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने, वापस चुनाव पे जाएंगे। जो दावे विपक्ष यानी बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं उसका कितना असर होगा, या फिर भंवरलाल शर्मा जो लगातार जीतते रहे हैं, सीधा उनका कनेक्शन जनता से रहा है, उसका फायदा अनिल शर्मा को मिलेगा? देखिए श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और यह सवाल लगातार तैर रहा था भाजपा के भीतर भी और कांग्रेस के भीतर भी। देखिए निश्चित तौर पर 1 साल के लिए विधायक होंगे जो इस बार जो भी जीते, क्योंकि पॉलिटिक्स में राजनीति संभावनाओं की कला है, मे भी कांग्रेस जीते भाजपा जीता, लेकिन 1 साल के लिए विधायक होंगे। तो अनिल जी से आपका महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं हम, खाते हुए दही, चूंकि सगुन भी माना जाता है, दही आप खा रहे हैं, 1 साल के लिए एक बार विधायक चुने जाएंगे आप, तो ये एक प्रेशर नहीं रहता कि 1 साल में जनता की उम्मीदें, चीजें, तमाम चीजें, अगर होता है तो ऐसा? दूसरा, भाजपा ये कहेगी कि आपने तो उनको बहुत मौका दिया, क्यों नहीं 1 साल हमें मौका दो, ये भी तो बात होगी। देखिए, भाजपा को जनता ने मौका दिया था, पंडित जी के खिलाफ ये 5 चुनाव अशोक जी पीछा लड़ चुके, 1 चुनाव जीते थे। जनता ने उनको कसौटी पर देख लिया, जैसे हमारे देसी कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, इसलिए जनता उनकी कार्यशैली, कार्यक्षमता से भली भांति परिचित है। देखिए अनिल शर्मा कह रहे हैं कि जनता उन्हें परख चुकी है और उन्हें कोई उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर नहीं आई, इसलिए जनता ने एक बार फिर भंवरलाल शर्मा को लगातार यानी जिताया था। तो कुल मिलाकर देखिए, इलेक्शन के मोड में स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस की बात करेंगे, अपने चीजें गिनवाएंगे, वही अनिल शर्मा भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है दरअसल ये पहले से तय था कि भंवरलाल शर्मा की लेगेसी के साथ जाना है। मुद्दों की जहां तक बात है, विकास के मुद्दों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल के भाषण में भी गिनाएंगे, उन पर बात होती रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की टिकट की घोषणा के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर जो उत्साह था वो एक तरह से फर्म होगा और अब और बेहतर तरीके से चुनाव में कहेंगे कि जो भंवरलाल शर्मा ने काम किए वो बाकी हैं, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा करेंगे। तो इन तमाम चीजों पर श्वेता बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस बातचीत के लिए। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम सीट है, बेहद अहम उपचुनाव होने जा रहा है, दोनों तरफ के कैंडिडेट यहाँ पर फाइनल हो चुके हैं, लेकिन समझना आपसे वो चाहेंगे कि आखिर वो कौन से 2 अहम फैक्टर रहेंगे जो काम करेंगे इस बार इस उपचुनाव में जीत हार तय करेंगे? चलिए, एक बार फिर से योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर। योगेश जी, सबसे अहम तो यही है कि जब कैंडिडेट फाइनल हो चुका है, उपचुनाव के नामांकन एक तरफ से किया जा चुका है, तो वो 2 अहम फैक्टर कौन से होंगे जो जीत हार यहां पर तय करेंगे, क्योंकि दावे दोनों तरफ से जीत के किए जा रहे हैं? देखिए, अनिल शर्मा को लाकर कांग्रेस का जैसा पहले से संकेत था कि परिवारवाद और सहानुभूति कार्ड ये कांग्रेस ने खेला है। और जो बीते चुनाव, चाहे हम रामगढ़ की बात कर लें, चाहे हम रामगढ़ के बाद हम आ जाएं उससे आगे सुजानगढ़ की बात कर लें, सहाड़ा की बात कर लें, वल्लभनगर की बात कर लें और मंडावा की बात कर लें, ये परिवारवाद और सिंपैथी कार्ड पर
ये चुनाव श्वेता जीते हैं कांग्रेस पार्टी ने, और एक सफल फार्मूला कांग्रेस का इस कार्ड के सहारे अब तक राजस्थान के इस सरकार में जो उपचुनाव हुए उसमें देखने को मिला है। बीजेपी ने भी जो एकमात्र चुनाव जीता राजसमंद का दीप्ति माहेश्वरी का, वो भी इसी फार्मूले के तहत जीता था। तो यूँ कहा जा सकता है कि अब तक ये सक्सेसफुल फार्मूला है, और यही कारण है कि कांग्रेस ने बिना किसी जोखिम को उठाए और ये फार्मूला लागू किया और अनिल शर्मा को लाए। अब अनिल शर्मा, मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में जो अब तक जो सिंपैथी कार्ड चला तो है, लेकिन उनके वारिस कितने सक्सेसफुल हुए हैं, कितना उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर, कितनी उनकी शख्सियत है, ये इस चुनाव से अनिल शर्मा का पता चलेगा किस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं। ये अलग बात है कि सत्ताधारी दल को एक बढ़त हासिल होती है ऐसे मौक़ों पर, इस तरह के चुनाव में, लेकिन फिर भी अनिल शर्मा के व्यक्तित्व और पूरा शर्मा परिवार, पंडित जी का जो परिवार है, उस पंडित जी के परिवार का भी एक साख की बात होगी कि कैसे वो चुनाव जीते हैं, क्योंकि यहाँ साख के साथ साथ ये भी देखना होगा कि अंतर क्या रहता है। अगर परिवार का पूरी तरह प्रभाव क्षेत्र है और जो उनका एक ऑरा रहा है यहाँ की राजनीति के अंदर सरदार शहर की, तो वो अब दिखना चाहिए कि अनिल शर्मा की जीत को लेकर कितनी सफलताएं मिलती है। अभी जो सट्टा बाज़ार का भाव है, अब दोनों कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, तो सट्टा बाज़ार जो ताज़ा अपडेट आप, क्योंकि ये शेखावाटी का चुनाव है, शेखावाटी का सट्टा बाज़ार अपने आप में पूरे देश की राजनीति के अंदर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो फतेहपुर का हो, चाहे चूरू का हो, चाहे वो सीकर का हो। तो ये जो शेखावाटी का सट्टा बाज़ार है, इसमें अनिल शर्मा के भाव 10 पैसे के आ चुके हैं। तो शेखावाटी का सट्टा बाज़ार अनिल शर्मा को जीत की बात कर रहा है, शेखावाटी का सट्टा बाज़ार अनिल शर्मा को जीत का आधार बता रहा है। और वहीं अशोक पीछा के भाव 1 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अभी आरएलपी का भी उम्मीदवार आना बाकी है, तो आरएलपी का भी जब उम्मीदवार आ जाएगा तो तब ये बात सामने आएगी किस तरह से अब सट्टा बाज़ार में हलचल मचती है। अभी तक तो सट्टा बाज़ार जो शेखावाटी का, आज जैसे ही कैंडिडेट तो पहले से भी तय था कि अनिल शर्मा ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के होंगे, लेकिन अब जो बातें सामने आई है, कुछ समय पहले जब सुजानगढ़ का चुनाव हुआ था तो मनोज मेघवाल जो इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं थे अपने पिता के वारिस के तौर पर, उनकी पुत्री सक्रिय थी बनारसी, बदकिस्मती से वो भी इस दुनिया में नहीं रही और मनोज मेघवाल ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए थे। अनिल शर्मा तो सक्रिय रहे हैं और पिता के शख्सियत के सामने भली उनकी उतनी बड़ी शख्सियत ना रही हो, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे और इस टिकट के कारण कांग्रेस का पूरा कुनबा एक होकर उनके साथ जुटेगा, चाहे वो अशोक गहलोत का कैंप हो, चाहे वो सचिन पायलट का कैंप हो, चाहे डॉक्टर सीपी जोशी का कैंप हो, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा की टीम हो। ये तमाम जो कांग्रेस के प्रमुख छत्र पर राजस्थान में सभी एक जाजम पर होकर अनिल शर्मा के लिए आगे काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अनिल शर्मा का जो टिकट है वो ही एक मात्र टिकट था। कांग्रेस ने किसी और नाम पर विचार भी नहीं किया और उसका एक कारण भी है कि इतने सालों की जो राजनीतिक बादशाहत है सरदार शहर में भंवर लाल शर्मा की, वो बादशाहत ऐसी थी कि कोई दूसरा कांग्रेस कैंडिडेट का सपना भी किसी ने नहीं बुना, न भंवर लाल शर्मा को कोई चुनौती देने वाला वहाँ आज तक सामने आया उनकी खुद की पार्टी के अंदर। और यही कारण है कि जहाँ कांग्रेस आलाकमान के को लेकर भी जब सवाल भंवर लाल शर्मा ने खड़े किए तब भी उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। तो भंवर लाल शर्मा के राजनीतिक कद को कितना आगे उनके पुत्र बढ़ा पाएंगे, वो अपने पिताजी के जो व्यक्तित्व है तो उसके आधार पर सरदार शहर की जनता का कितना समर्थन ले पाएंगे, ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अशोक पीछा पर दाव खेलकर ये भी जताया है कि पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ है, बीजेपी अपने काडर के साथ है और अपने पुराने उस चेहरे के साथ है जिसने सरदार शहर में भंवर लाल शर्मा को एक बार चुनाव में पटकनी दी थी। तो अब ये बेहद ही कहा जा सकता है मुकाबला अब सामने है, एक कैंडिडेट और आना बाकी है। तो ये कहा जा सकता है कि मुकाबला 2 दलीय होगा कि इसमें त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्या कोई पार्टी भी तड़का लगाएगी जैसा आरएलपी के लिए कहा जा रहा है। तो अभी संभावनाएं हैं, लेकिन ये ज़रूर है जैसा मैंने पहले कहा कि सत्ताधारी दल को एक एज मिलता है, उस तिलिस्म को किस तरह ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ तोड़ पाएगी,
ये बहुत योगेश जी, देखना लेकिन होगा। एक जी। अहम बात ये भी, जैसा कि आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, आरएलपी अपना क्या ये तय कि आरएलपी अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है? क्या किसी नाम को लेकर चर्चा है? और अगर आरएलपी से भी कैंडिडेट आते हैं तो वो किसे नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो किसी एक के लिए तो मुश्किल हो गया। अभी तो ये आमने सामने की बात हो रही है बीजेपी और कांग्रेस। देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है कि आरएलपी किसान वर्ग के उम्मीदवार को सामने लाने की बात है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जाट मतदाता तकरीबन 60,000 के लगभग है, जो बहुत ही अहम भूमिका सरदार शहर के चुनाव में निभाते हैं। तो उसी मतदाता को ध्यान में रखते हुए आरएलपी उम्मीदवार सामने लाएगी। शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार के तौर पर भी बातचीत चल रही है, और लेकिन जो मोटे तौर पर ये लग रहा है कि कोई किसान कम्युनिटी के चेहरे को यहाँ पर सामने लाया जा सकता है। तो एक लंबी रेस की बात थी। ये चुनाव जो है, ये चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक यहाँ पर मुझे लगता है बीजेपी ने भी नहीं लिया है, क्योंकि बीजेपी को 2024 का मुकाबला करना, वो उसकी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस को ये लगता है कि सिंपैथी और परिवारवाद के सहारे वो आसानी से यहाँ चुनावी वैतरणी सरदार शहर की पार लगा सकती है। तो यही कारण है कि ये जो चुनाव है, ये पूरी तरह यहाँ पर ये भी देखना होगा कि सरकार ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम सरकार लेकर आई, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे बिजली के बिल के अंदर किसानों को और शहरी उपभोक्ताओं को राहत देने की बात हो, चाहे निरोगी राजस्थान को लेकर बात हो, और कई ऐसी स्कीम जो फ्लैगशिप स्कीम कही जाती है अशोक गहलोत की, वो भी अब चुनौतीपूर्ण होगा कि इन स्कीम्स का सरदार शहर की जनता में कितना करंट है। क्या सरदार शहर की जनता इन स्कीम्स पर अपनी मोहर लगाती है या नहीं? वो ओपीएस स्कीम जो गुजरात और हिमाचल में भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है अशोक गहलोत की, वो ओपीएस स्कीम सरदार शहर में किस कदर जनता के सिर चढ़कर बोलती है नहीं? कई ऐसी बातें श्वेता जो पाइपलाइन में है। सरदार शहर के चुनाव के प्रचार के अंदर जब दोनों तरफ से नेता गरजेंगे तब नज़र आएगा कि आखिर किस करवट उठ बैठता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी बातचीत के लिए।